मुत्तहिदा अरब अमारात अंग्रेज के जमाने में एक बंदरगाह से ज्यादा की हैसियत नहीं रखता था। अलबत्ता सुएज कनाल से धक्के देकर बाहर निकाले जाने के बाद बरतानिया पर यह वाज़ेह हो चुका था कि वो ज्यादा देर इस खित्ते की बंदरगाहें भी काबू में नहीं रख सकेगा। ये अमाराती तो पीछे पड़े थे कि बरतानिया हमें छोड़कर ना जाए, मगर बरतानवी पॉलिसी के मुताबिक ये अब तयशुदा अमर था कि इन्हें अमारात को छोड़कर जाना ही था। अलबत्ता इन अमारात को इकट्ठा करने के लिए शेख जायद ने खूब जान लड़ाई और बरतानिया की मदद से सऊदी अरब को मजबूर कर दिया कि वो अमारात की आज़ादी तस्लीम कर ले। अमारातियों की ख्वाहिश थी कि कतर भी अमारात का हिस्सा हो, लेकिन ये सऊदियों के लिए नाकाबिल कबूल था। साथ साथ इस ख्वाहिश का इजहार करके सऊदी अरब को अमारातियों ने चौकन्ना भी कर दिया और इसीलिए सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को मिलाने वाली साहिली पट्टी भी अमारात को देने से इनकार कर दिया। ये सखावत दिखाने की एक वजह यह भी थी कि अरब इत्तेहाद बरकरार रहे। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसे हम उर्फ आम में UAE कहते हैं, को हमेशा अरब इत्तेहाद में अपने साथ रखा। खलीज फारस में भी ये हमेशा अरब इत्तेहाद का हिस्सा रहा। बहुत सालों तक ये तसव्वुर करना भी महाल था कि सऊदी अरब और UAE कभी एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनवाने और पूरी मगरबी दुनिया में इसे मुतारिफ करवाने में भी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का बहुत बड़ा किरदार था। इसे लगता था कि ये मोहम्मद बिन सलमान को कंट्रोल कर सकेगा, लेकिन ज्योग्राफी की अपनी ही डायनामिक्स होती है। इन दोनों में इख्तलाफात यमन में शुरू हुए, मगर ठहरिए, मामलात यमन तक पहुंचे कैसे? दरअसल इसके डांडे जाते हैं अरब स्प्रिंग तक, जब दिसंबर 2010 में मोहम्मद बूअजीजी नामी एक शहरी ने पुलिस के तंग करने पर एहतजाजन खुद को आग लगा ली और इस वाक़े ने आन की आन में पूरे ट्यूनिस और फिर एक एक करके तमाम अरब ममालिक को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। ये UAE और सऊदी अरब के लिए एक हैरान कुन लम्हा था कि जब ओबामा हुकूमत ने दहाइयों पर मुहित इन बादशाहतों के साथ अपने दायमी समझे जाने वाले ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर भुलाकर अल रबीउल अरबी यानी अरब स्प्रिंग के हक में बयानात देना शुरू कर दिए। एक एक करके जब पूरे शुमाली अफ्रीका, यमन और कुछ खलीजी ममालिक में भी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगे, तो अमेरिका की गूमगू और बहुत से केसेस में खुलेआम मुजाहिरीन के हक में बयानात ने सऊदी अरब और UAE को हिला कर रख दिया। ये दोनों ममालिक तो दहाइयों से अमरीकी हिमायत पर ही तकिया करते आए थे। अब अचानक इन्हीं पत्तों ने हवा देना शुरू कर दी कि जिन पे तकिया था, तो इन्होंने खुद सामने आकर हालात का मुकाबला करने का फैसला किया। ट्यूनिस में सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की हुकूमत जनवरी 2011 में गिर गई। चंद हफ्तों के अंदर अंदर फरवरी में मिस्र में 30 साल से चली आ रही हुस्नी मुबारक हुकूमत भी ढह गई, तो सऊदी अरब और UAE ने खुद से आगे बढ़ने का फैसला किया। लीबिया और शाम को छोड़कर हर जगह इन दोनों ने मिलकर मुजाहिरीन और बागी ग्रुप्स के खिलाफ मरकजी हुकूमतों का साथ देने का फैसला किया। मगर लीबिया में भी सऊदी अरब का किरदार सफारती, सियासी और मुआशी हद तक ही रहा, जबकि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात खुलकर असलहे के साथ मरकजी हुकूमत के खिलाफ बागी ग्रोहों की मदद करते रहे। शाम में बशार अल असद को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर सऊदी अरब की पॉलिसी वाज़ेह रही कि इसने कहीं भी मरकजी हुकूमत को कमजोर करके बागियों का साथ नहीं देना। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बहुत से मामलात में मुजाहिरीन और बागी या तो शिया थे या फिर इंतहा पसंद सलफी और इख्वानुल मुस्लिमीन के फलसफे से मुतासिर। लीबिया में भी सऊदी हुकूमत की हिचकिचाहट की असल वजह यही थी कि बागी अलकायदा से ताल्लुक रखते थे। असद मुकम्मल तौर पर ईरानी प्रॉक्सी था। यमन और बहरीन में बागियों का ताल्लुक बड़ी हद तक अहले तशय्यो मकतब फिक्र से था। सऊदी अरब की पॉलिसी यही थी कि किसी भी तरह स्टेटस क्वो को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी जान के भी तो लाले पड़ जाते हैं। तो जब मिस्र में हुस्न मुबारक के मुखालिफिन बिल आखिर फौज को बैरक्स में वापस भेजकर इंतखाबात करवाने में कामयाब हो गए, तो भी ये ममालिक मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को मुसलसल कमजोर करने पर कारबंद रहे और ठीक 1 साल 3 दिन के बाद इसकी हुकूमत का तख्ता उलटकर फौज फिर से इक्तदार पर काबिज हो गई और अब्दुल फतेह अल सीसी ने हुकूमत संभाल ली, जो 13 बरस से अब मिस्र में बरसरे इक्तदार है। पॉलिसी का तसलसल लेकिन उस वक्त टूटा जब यमन में यकायक अमाराती पुष्टपनाही के साथ STC इत्तेहाद ने सदर हादी की हुकूमत के खिलाफ ही पेशकदमी शुरू कर दी। अब तक STC जनूबी यमन में एक मजबूत ग्रोह था। अदन, महरा और हजरमौत में सऊदी इत्तेहादी सदर हादी की हुक्मरानी थी, जबकि हूसी बागी इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन थे। जबकि सऊदी और अमाराती छत्र छाया में हादी और STC अपने आपसी इख्तलाफात ज़ेरे ज़मीन दबाए बैठे थे। मगर अमारात के सर में न जाने क्या सौदा समाया था। अफ्रीका की तमाम बंदरगाहों पर इसे कंट्रोल हासिल करना था। 2018 में STC ने आगे बढ़कर अदन पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया
और बहुत से अहम इलाके हुक्मरान अल इस्लाह पार्टी से छीन लिए। इस वक्त तो सऊदी अरब और यूएई ने आमने सामने आने का लेकिन फैसला नहीं किया और तमाम पेशकदमी को इसी जगह पर रोक देने पर ही इक्तफा किया। मगर फिर सऊदी अरब ने बतदरीज हजरमौत और महरा के इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इख्तलाफात ने 2023 में एक नया रंग ओढ़ा। इस बार थिएटर था सूडान, जहां 2019 में उमर अल बशीर की हुकूमत गिराए जाने के बाद से सऊदी और अमाराती दोनों ही फौजी हुकूमत की हिमायत करते आए थे। लेकिन फिर 2023 में अमारातियों ने आरएसएफ नामी ग्रुप की हिमायत का फैसला किया और सूडान में खाना जंगी में न सिर्फ इसका साथ दिया बल्कि अमाराती पुश्तपनाही ना होती तो शायद आरएसएफ का खाना जंगी का हौसला ही न पड़ता। इसने आरएसएफ लीडर हमदान उर्फ हमीदती को सूडान की मरकजी हुकूमत से लड़वा दिया और यहाँ कश्तो खून का ऐसा बाजार गर्म हुआ जो अब तक संभलने में नहीं आ रहा। मकसद यहाँ भी अमारात का बागी ग्रुप के साथ स्मगलिंग और सोने की डीलें थीं, जिसके नतीजे में इसने शुमाली अफ्रीका का इतना बड़ा मुल्क आग के शोलों में झोंक दिया। इसके बाद बारी आई लीबिया की, जहां सऊदी अरब रोजे अव्वल से ही मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर चल रहा था। लेकिन खलीफा हफ्तर एक मजबूत लीडर होने के साथ साथ बतदरीज अमारात के इंतहाई करीब भी हो चुका था। पाकिस्तान, तुर्की और कतर शुरू से ही यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा मरकजी हुकूमत के साथ थे। मगर पाक सऊदी दिफाही मुआहिदे के बाद अमारात को अपने करीब रखने के लिए पाकिस्तान ने हफ्तर के साथ भी ताल्लुकात कायम किए। इसी दौरान तुर्की भी हफ्तर के साथ अपने ताल्लुकात कायम करके इसे अपने खासा करीब कर चुका था। तुर्की के जाने माने दिफाई माहिर और इसकी ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन के मेहमान एडमिरल यासी जिहाद के मुताबिक तुर्की की कोशिश थी कि हफ्तर और मरकजी हुकूमत में इख्तलाफात खत्म करवाकर लीबिया को मुत्तहिद करे। पाकिस्तान भी इस सिलसिले में अपनी सी कोशिशें जारी रखे हुए था। इसी असना में लेकिन खलीफा हफ्तर की तुर्की में अहम तरीन ओहदेदारों से अहम तरीन मुलाकात के चंद रोज बाद लीबिया की मरकजी हुकूमत के आर्मी चीफ भी अंकारा में मुलाकातें करते पाए गए। ताहम वापसी पर इनका तैयारा पुरस्कार अंदाज में एक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। चंद माह कबल अमारात ने सोमालिया में भी सोमालीलैंड को सफारती सतह पर कबूलियत कुछ यूं बख्श दी कि सोमालीलैंड के पासपोर्ट पर वीजे लगने लगे, गोया ये कोई अलहदा मुल्क हो और सोमालिया का पक्का ठुक्का हिस्सा ना हो, जैसा कि सारी दुनिया इसे मानती है। इस हरकत को दुनिया में कहीं भी पजीराई नहीं मिली, क्योंकि बच्चा जानता था कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि बरबरा बंदरगाह का कब्जा सरकारी तौर पर यूएई ले ले और बदले में सोमालिया के बागियों का सोमालीलैंड नामी मुल्क का दावा कबूल कर ले। गोया मिस्र, सूडान, सोमालिया, लीबिया, शाम, यमन, जहां जहां भी बागियों ने सर उठाया, अमारात ने इन बागियों का मरकजी हुकूमत के खिलाफ साथ दिया। अब जरा याद करें कि इस सब का आगाज हुआ कहां से था। आगाज हुआ था अरब स्प्रिंग से, जिसके बाद बुनियादी फैसला यही था कि पूरे खित्ते में मजबूत मरकजी हुकूमतों का साथ दिया जाए, बागियों को सर उठाने ना दिया जाए। ये मरकजी हुकूमतें भले फौजी हों, जैसी तैसी जमहूरियतों में मुंतखब हो, या फिर सीधी सीधी बादशाहतें, किसी को भी कमजोर करके इसकी जगह अलकायदा, दाइश या ऐसी किसी कुव्वत का साथ नहीं देना जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम आए। सऊदी अरब ने इब्तदा में अमारात की लीड को तस्लीम करते हुए शाम और लीबिया में अपनी इस पॉलिसी से कदरे इनहराफ किया। अलबत्ता अमारात की रोजे अव्वल से पॉलिसी खित्ते के हर मुल्क को कमजोर करके यहाँ बागियों को या तो बंदरगाहों पर कंट्रोल के बदले इक्तदार में लाना था, या फिर ऐसी खाना जंगी करवा देना था कि जिसमें कोई एक भी गिरोह वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल ना कर पाए और अमाराती इन दोनों से ही अपना हिस्सा वसूल कर जाए। सोमालीलैंड इनमें सबसे इंतहाई मामला था कि अमारात ने जहां अपने मालो दौलत की खातिर एक नए मुल्क की ही दाग बेल डाल दी। इन मुआशी मकासद के हुसूल के लिए अब तक लाखों जाने जा चुकी। अकेले सूडान की खाना जंगी में ही 1.5 से 4 लाख के दरमियान अमवात हुई है। लीबिया में 40,000 अमवात हुई, शाम में 6 लाख के करीब अमवात हुई। तब्दीली लेकिन 2025 में आना शुरू हुई। सऊदी अरब ने पहले पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया, तुर्की के साथ रवाबित में गर्मजोशी लाया। अलबत्ता मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक तैयब एर्दोगान, सीसी, हफ्तर समेत कोई भी इब्तदान यकीन नहीं रखता था। ये सब गू का शिकार थे कि बिन सलमान बिन जायद को शिकस्त देने की ताकत, और इससे ज्यादा अहम बात ये कि इसको शिकस्त देने की कुव्वत इरादी भी रखता है या नहीं। मगर मोहम्मद बिन सलमान फैसला कर चुके थे। दिसंबर 2025 में जब एसटीसी ने यमन में हादी हुकूमत से आनन फानन कई इलाके छीन लिए, तो बिन सलमान का सब्र जवाब दे गया। इसने अमारातियों को वार्निंग जारी की कि 48 घंटों में अपना तमाशा खत्म करके यमन से सामान समेटे और निकले। सऊदी टैंकों और एयरफोर्स ने बमबारी शुरू की तो अमाराती चंद घंटों में भाग खड़े हुए और आज एसटीसी डिसअरे में है। सूडानी हुकूमत को बतदरीज सऊदी अरब ने मजबूत किया है और अब यहाँ भी आरएसएफ की कमर तकरीबन टूट चुकी है।
सऊदी अरब ने ईरान की हर्जा सराइयों के बावजूद पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान और तुर्की से मिलकर ईरान के साथ ताल्लुकात को ठंडा रखा है, जिसके नतीजे में ये अब इस पोजीशन में है कि 14 मई 2026 को फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर दी है कि सऊदी अरब ने ईरान को एक नॉन अग्रेशन मुआहदे की पेशकश की है। यकीनन ईरान भी इस पर गौर करेगा, क्योंकि इसका लामहला मतलब यही है कि सऊदी अरब ईरान पर हमलों के लिए अपनी बेसेस और एयर स्पेस अमेरिका को फराहम नहीं करेगा। कुवैत, कतर और ओमान भी इसमें शमूलियत के लिए तैयार होंगे। अगर यूएई इसमें शामिल ना हुआ तो ये बिल्कुल तनहा रह जाएगा। शायद यही वजह थी कि इस्राएली वजीर आजम के दफ्तर से ये खबर जारी कर दी गई कि ईरान जंग के दौरान इसने अमारात का खुफिया दौरा किया था। ईरान ने इस पर अमारात को खुली जाररियत का मुजरिम करार दिया तो अमाराती वजारत खारजा ने इस्राएली वजीर आजम के दफ्तर की प्रेस रिलीज को ही झुटलाते हुए कह दिया कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ। मगर चंद ही घंटे के अंदर अंदर नेतन्याहू के काफिले में मौजूद एक और साहब ने पूरा मजमून लिख मारा कि न सिर्फ ये दौरा हुआ था, बल्कि मैं इसमें मौजूद था और मोहम्मद बिन जायद खुद नेतन्याहू को जहाज से घर अपनी गाड़ी में लेकर गए थे। इसराइल का मकसद यहाँ सिर्फ ये यकीनी बनाना था कि ईरान अमारात पर इतना सीख पा हो जाए कि इन दोनों के दरमियान मिसाइलों और ड्रोन नहीं तो कम से कम तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हो जाए, ताकि सऊदी अरब चाहे भी तो ईरान के साथ इस मुआहदे में अमारात को हिस्सा बनाने की कोशिश कामयाब ना हो सके। ऐसा हुआ भी। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस में यूएई और ईरान के वफूद के दरमियान इस कदर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ कि कोई मुश्तरका एलामिया जारी ही ना हो सका। जहां दिल्ली में भारत इस हिकमत अमली को कामयाबी से अमली जामा पहना रहा था, उसी दौरान मोदी जी पहुंचे मुत्तहिदा अरब अमारात और मोहम्मद बिन जायद के साथ एक तस्वीराती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक करा। ये तो तय है कि भारत ईरान या सऊदी अरब के खिलाफ अमारात का साथ नहीं देगा, लेकिन अमारात जरूर अपना मुकम्मल सफारती, मुआशी और इसराइल के साथ अपने ताल्लुक के बाइस तकनीकी वजन पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पलड़े में डाल सकता है। पाकिस्तान में तो कम से कम एक दहाई से सरगोशियों में ये बात की जा रही थी कि बलूचिस्तान में शोरिश की एक बड़ी वजह अबू धाबी की BLA की पुष्टपनाही है। पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में यूएई की पॉलिसी पर नजर दौड़ाएं तो ये बात करीने कयास भी लगती है। इस पर महज अफसोस ही किया जा सकता है कि हर बार की तरह दुश्मन को हमारे अंदर से ही एक ट्रोजन हॉर्स मयस्सर आ गया है। भारत एक तरफ चेयर पर बैठकर ब्रिक्स में दरारें डालने में दानिस्ता तौर पर कामयाब है। ये चीन की इस काविश को अंदर रहकर नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के खिलाफ इसराइल, अमारात और यूनान से दिफाई और तस्वीराती मुआहदे करता फिर रहा है। अमारात इसके साथ पूरी तरह मिल चुका है। नेतन्याहू की इस चाल ने इसके लिए वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और दूसरी तरफ ईरानी है कि जो आज भी भारत की मोहब्बत का ही दम भरते चले जा रहे हैं। अगर इन दो ममालिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया, जो कि इस वक्त ईरान से ज्यादा अमारात के केस में मुश्किल नजर आता है, तो खित्ते की मुश्किलात में आने वाले वक्त में मजीद इजाफा ही होगा।